जिनके पूर्वज मूलतः हिमाचल के निवासी थे, जो जयपुर राजघराने के निमंत्रण पर, विशेष निमंत्रण पर, मैं कहूँगी विशेष निमंत्रण पर अपनी अद्भुत ज्योतिर्विद्या के कारण जयपुर आए, जिनके पुत्र का जन्म जयपुर में ही हुआ, जो बचपन से ही अद्भुत बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, उन्हीं चंद्रधर शर्मा गुलेरी की एक अद्भुत कहानी उसने कहा था पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज बहुत ही आनंद का मौका है, आनंद का अवसर है, क्योंकि आज हम एक बहुत अनोखी और अद्भुत कहानी उसने कहा था पढ़ने जा रहे हैं। अब ऐसा क्या है इस कहानी में कि मैं इतनी आनंदित हूँ, इतनी खुश हूँ और आपसे कह रही हूँ कि आप भी प्रसन्न होकर इस सत्र का आनंद लीजिए, इस अद्भुत कहानी को पढ़िए। देखिए दोस्तों, ये कहानी 1915 में लिखी गई और 1915 का समय वो समय है जबकि अंतरराष्ट्रीय परिवेश में प्रथम विश्व युद्ध की विभीषिका छाई हुई थी और दूसरी ओर हिंदी कहानी अपनी आंखें खोल रही थी, यानी पूरी तरह से हिंदी कहानी का स्वरूप विकसित भी नहीं हुआ था। उस हिंदी कहानी के विकास के प्रारंभिक दौर में एक ऐसी सांकेतिक कहानी लिखना जो है तो एक मूलतः प्रेम कहानी, लेकिन जिसमें प्रेम का इतना पावन और इतना सांकेतिक चित्रण किया गया है कि पढ़ते ही पाठक आनंद विभोर हो जाते हैं। ऐसी ही आज इस कहानी को हम पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन जैसा कि हम हमेशा करते हैं कि कहानी को पढ़ने, उसको समझने से पहले हम क्या करते हैं, हम कहानीकार के जीवन से रूबरू होते हैं, उन्हें समझते हैं ताकि हम उनके साहित्यिक दृष्टिकोण को, उनकी साहित्यिक प्रतिभा को अच्छी तरह से समझ सकें और उनकी कहानी के कथ्य तक पहुंच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। चंद्रधर शर्मा गुलेरी एक कहानीकार, एक विख्यात साहित्यकार, उनके जीवन से परिचित होते हैं। तो मैंने आपसे कहा अभी कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी के पूर्वज मूलतः हिमाचल के निवासी थे, लेकिन आपको यह ध्यान रखना है दोस्तों कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म हिमाचल में नहीं बल्कि जयपुर राजस्थान में हुआ, क्योंकि उनके पूर्वज ज्योतिर्विद्या के पारखी थे, बहुत बड़े विद्वान थे, यहाँ तक कि उनके पिता भी ज्योतिर्विद थे। तो यही कारण है कि उनकी इस ज्योतिष विद्या को देखते हुए, समझते हुए जयपुर राजघराने ने उन्हें यहाँ आमंत्रित किया और वे राज ज्योतिषी के रूप में यहाँ पर नियुक्त किए गए। तो राज परिवार के वातावरण में पलकर बड़े हुए चंद्रधर शर्मा गुलेरी, आपका निधन 12 सितंबर 1922 को हुआ और आपका मूल निवास, जैसा मैंने आपको बताया, गुलेर गांव। ध्यान रखना है गुलेर गांव क्यों, क्योंकि गुलेर गांव के मूल निवासी होने के कारण ही आप चंद्रधर शर्मा गुलेरी के नाम से जाने गए। और ये गुलेर गांव स्थित है कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में। इसमें कांगड़ा भी ऐड कर लीजिए। आपके पिता का नाम पंडित शिवराम शास्त्री था। आपको अपने अद्भुत ज्योतिर्ज्ञान के कारण महामहोपाध्याय की उपाधि से विभूषित किया गया था और आप जयपुर दरबार में ज्योतिर्विद के रूप में नियुक्त थे, एक सम्मानित पद पर आसीन थे। आपकी माता का नाम लक्ष्मी देवी था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई, जैसा कि उस समय अक्सर होता था कि बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही शिक्षक नियुक्त करके की जाती थी, किंतु आगे की उच्चतर शिक्षा के लिए वे अलग अलग स्थानों पर गए। आपने बीए प्रयाग विश्वविद्यालय इलाहाबाद से किया और आपने एमए कलकत्ता विश्वविद्यालय कलकत्ता से किया। यानी प्रारंभ से ही चंद्रधर शर्मा गुलेरी का परिवार चंद्रधर शर्मा के शिक्षा के विषय में विशेष रूप से जागरूक रहा। यही कारण है कि उन्हें अच्छे उच्च स्तरीय शिक्षण संस्थानों में पढ़ने के लिए भेजा गया। आगे चलते हैं, अब साहित्यिक परिचय की बात करते हैं। साहित्यिक परिचय में आपने मूलतः कहानी, निबंध दो प्रकार के, ललित निबंध और विवेचनात्मक निबंध। ललित निबंध वो निबंध होते हैं जिनमें रोचक शैली के द्वारा किसी भी प्रसंग को उठाकर अभिव्यक्ति की जाती है विचारों की, और विवेचनात्मक निबंध वो होते हैं जहां पर निबंधों में जो विषय उठाया गया है उसका
हर दृष्टि से विवेचन किया जाता है। तो दो प्रकार के निबंध उन्होंने मूलतः लिखे, ललित निबंध और विवेचनात्मक निबंध। इसके अलावा आपने अनेक शोध पत्र भी लिखे, समीक्षाएं भी लिखी और संपादकीय टिप्पणियां भी लिखी। लेकिन दोस्तों, इतना सब कुछ लिखने के बाद भी आपकी कहानी, आपकी साहित्यिक कीर्ति किस पर आधारित है? उस कहानी पर जिसे हम आज पढ़ने जा रहे हैं, यानी उसने कहा था कहानी उनकी कीर्ति का प्रमुख आधार है। आपने केवल 3 कहानियां लिखी, सुखमय जीवन 1911 में, बुद्धू का कांटा 1914 में और उसने कहा था 1915 में। और इस एक कहानी के बल पर वे साहित्यिक जगत में विख्यात हो गए, प्रसिद्ध हो गए। इस बात को आपको भूलना नहीं है। आपने 2 निबंध प्रमुख रूप से लिखे, मारे सी मोही कुठाऊं और कछुआ धर्म। दोनों ही निबंध उस समय के परिवेश में व्याप्त धार्मिक असंगतियों, सामाजिक विसंगतियों पर चित्रण करते हैं। आगे चलते हैं। आपका एक आलोचनात्मक लेख बहुत अधिक प्रसिद्ध हुआ और वो है पुरानी हिंदी। पुरानी हिंदी, जब हम हिंदी भाषा के उद्भव और विकास पर बात कर रहे थे, तब पुरानी हिंदी का जिक्र आया था, जो काशी नागरी प्रचारिणी सभा की जो पत्रिका है उसमें प्रकाशित हुआ था। और इस लेख ने बहुत अधिक, इस लेख की साहित्य जगत में बहुत अधिक चर्चा रही, क्योंकि इस लेख में चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पहली बार उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहकर संबोधित किया था। तो यही कारण है कि ये लेख चर्चा का विषय रहा। यानी 2 प्रमुख कृतियां चंद्रधर शर्मा गुलेरी की बहुचर्चित रही। उनमें से पहली थी उनकी कहानी उसने कहा था, और दूसरा था उनका एक आलोचनात्मक लेख पुरानी हिंदी। आपने शोधपरक ग्रंथ महर्षि च्यवन का रामायण के नाम से लिखा और आपने अनेक संपादन कार्य भी किए, जिनमें समालोचक नामक एक मासिक पत्र का उन्होंने संपादन किया, और उसके अलावा उन्होंने पुस्तक मालाओं के संपादन भी किए। देवी प्रसाद ऐतिहासिक पुस्तक माला का संपादन किया, सूर्य कुमारी पुस्तक माला का संपादन किया और नागरी प्रचारिणी पुस्तक माला का भी आपने संपादन किया। तो यानी कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी साहित्यिक प्रतिभा के धनी होने के साथ साथ संपादन कौशल के धनी भी थे। आगे चलते हैं। अब चंद्रधर शर्मा गुलेरी के विषय में कुछ एक स्मरणीय बिंदु हैं दोस्तों, जो हमें किसी भी स्थिति में भूलने नहीं है, क्योंकि इन स्मरणीय बिंदुओं पर आधारित प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते। तो सबसे पहला बिंदु, हिमाचल प्रदेश के गुलेर ग्राम के मूल निवासी होने के कारण आप गुलेरी कहलाए, इसे बिल्कुल नहीं भूलेंगे। 20 वर्ष की उम्र के भी नहीं थे वे, उससे पहले ही जयपुर की वेधशाला के जीर्णोद्धार से संबंधित जो कार्य था और उसके शोध से संबंधित जो कार्य था, उसके लिए एक मंडल बनाया गया था, और उस मंडल के सदस्य के रूप में चंद्रधर शर्मा गुलेरी का चयन किया गया। और इस कार्यकाल में, इस मंडल के सदस्य के रूप में कार्य करते समय आपने कैप्टन गैरेट के साथ मिलकर एक अंग्रेजी ग्रंथ लिखा, द जयपुर ऑब्जर्वेटरी एंड इट्स बिल्डर्स के नाम से। यानी जयपुर की जो वेधशाला है, उस वेधशाला के विषय में विस्तृत जानकारी इस ग्रंथ में दी गई थी। और यह ग्रंथ चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसके साथ मिलकर लिखा था? कैप्टन गैरेट के साथ मिलकर के लिखा था। 1900 में ही आपने साहित्यिक गतिविधियों का नेतृत्व करने की दृष्टि से, हिंदी का विकास करने की दृष्टि से जयपुर नागरी मंच की स्थापना की। खेतड़ी नरेश जयसिंह ने और जयपुर राज्य के सामंत पुत्रों के मियो कॉलेज अजमेर में अध्ययन के दौरान आप अभिभावक रहे। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके पिता ज्योतिर्विद थे और जयपुर राज दरबार में एक ज्योतिषाचार्य के रूप में नियुक्त थे। ऐसी स्थिति में स्वाभाविक सी बात है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी को जो परिवेश मिला बड़े होने के लिए, वो परिवेश राजघरानों से संबंधित था। और यही कारण है कि जब वे थोड़े बड़े हुए और उनकी प्रतिभा निखर कर सामने आई, तब न केवल खेतड़ी नरेश ने, बल्कि जयपुर राज्य के जितने भी सामंत थे, उन सब सामंतों के पुत्र जब मेयो कॉलेज अजमेर में पढ़ने के लिए भेजे जाते थे, तो उनकी अभिभावक की भूमिका चंद्रधर शर्मा गुलेरी निभाते थे, क्योंकि चंद्रधर शर्मा गुलेरी को उनका अभिभावक नियुक्त किया गया था। ये एक बहुत बड़ा दायित्व था जिसे चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने बखूबी निभाया। अब एक और बात
कि किसी पर कोई बेवजह इतना विश्वास नहीं कर सकता कि अपने बच्चों के अभिभावक की जिम्मेदारी दे दे। जाहिर सी बात है कि इन दोनों राज परिवारों ने चंद्रधर शर्मा गुलेरी में छिपी हुई बहुमुखी प्रतिभा को पहचाना और उनके मार्गदर्शन में अपने बच्चों की शिक्षा को उचित माना, और यही कारण है कि उन्हें यह भूमिका दी गई। अगला आगे का बिंदु देखते हैं। 1916 में ही आप मेयो कॉलेज के अध्ययन के दौरान राजपुत्रों के, सामंत पुत्रों के अभिभावक तो रहे ही। उसी दौरान आप 1916 में क्या हो गए, मेयो कॉलेज में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त हो गए। देखिए आप, एक व्यक्ति की, एक साहित्यकार की बहुमुखी प्रतिभा का इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है कि वो हिंदी के साहित्य जगत में विख्यात है केवल अपनी एक कहानी के बल पर। दूसरी बात, वो एक कैप्टन गैरेट के साथ मिलकर के एक अंग्रेजी ग्रंथ लिखता है, और तीसरी बात, वो मेयो कॉलेज में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष पद पर सम्मानपूर्वक आसीन किया जाता है, उसे वो सम्मानित पद प्रदान किया जाता है। तो ये कुछ बिंदु हैं जो इस बात का परिचय देते हैं, इस बात का संकेत करते हैं कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी वास्तव में अनेक भाषाओं के जानकार थे। बहुमुखी प्रतिभा के धनी होने के साथ साथ उन्हें कई भाषाओं का ज्ञान था। आगे चलते हैं। 1920 में आपकी इस प्रतिभा की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। यही कारण है कि 1920 में पंडित मदन मोहन मालवीय ने उन्हें आमंत्रित किया, उनसे आग्रह किया कि वे बनारस आएं और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में जो प्राच्य विद्या विभाग है उसके प्राचार्य का पद ग्रहण करें। प्राच्य विद्या विभाग दोस्तों वो विभाग होता है जो पुरानी संस्कृति, पुराने ग्रंथ और पुराने धर्म के स्वरूप के विषय में अनुसंधान करता है, शोध करता है और उस शोध के आधार पर निष्कर्ष प्रस्तुत करता है। यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की इस प्रतिभा का मूल्यांकन पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया और 1920 में उन्हें बनारस बुलाया और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्राच्य विद्या विभाग में प्राचार्य के पद पर नियुक्त किया। 1922 में प्राचीन इतिहास और धर्म से संबंधित मनीन्द्र चंद्र नंदी पीठ के वे प्रोफेसर नियुक्त किए गए। हिंदी और अंग्रेजी के अतिरिक्त, जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि उन्हें कई भाषाओं का ज्ञान था, तो उनमें देखिए हिंदी अंग्रेजी के अतिरिक्त संस्कृत के विभागाध्यक्ष वो मेयो कॉलेज में बने ही थे। उसके अतिरिक्त वे प्राकृत, बंगला, मराठी, जर्मन और फ्रेंच भाषाओं के भी ज्ञाता थे। यानी भाषाओं के विषय में उनकी पकड़ बहुत गहरी थी। धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुरातत्व, दर्शन, भाषा विज्ञान, शिक्षा शास्त्र, साहित्य, संगीत, चित्रकला, लोक कला और विज्ञान के आप विशेष जानकार थे। इन सभी पक्षों पर, इन सभी विद्याओं में उनकी बहुत गहरी रुचि थी और यही कारण है कि वे इन सारी विद्याओं को गहराई से जानते थे और समझते थे, और उन्होंने जो भी लेख लिखे वो इस बात का कहीं ना कहीं संकेत करते हैं, उनके इस ज्ञान के विषय में परिचय प्रस्तुत करते हैं। आगे चलते हैं। 1900 अब बात आती है उसने कहा था कहानी की, लेकिन इससे पहले कि हम कहानी की कथा वस्तु पर बात करें, उसकी कथा के सूत्रों को समझने की कोशिश करें, हमारे लिए जरूरी है कि हम उसने कहा था कहानी के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को अपने ध्यान में रख लें ताकि हम भूले नहीं, क्योंकि ये सारे जितने भी तथ्य मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूं, चाहे वे स्मरणीय बिंदुओं के नाम से हों, चाहे वे महत्वपूर्ण तथ्यों के नाम से हों, वे सब वो तथ्य होते हैं जिन पर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाने की संभावना होती है। तो सबसे पहली बात जो हमें उसने कहा था कहानी के विषय में याद रखनी चाहिए कि 1915 में ये कहानी लिखी गई। दूसरी बात, इस कहानी को 5 भागों में विभक्त किया गया है, यानी 1915 में प्रकाशित उसने कहा था 5 भागों में विभक्त एक कहानी है। दूसरा बिंदु यह है कि जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि 1915 का वर्ष वो वर्ष था जबकि अंतरराष्ट्रीय जगत में प्रथम विश्व युद्ध की विभीषिका छाई हुई थी, यानी प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। आपको ध्यान होगा 1914 से 1919 के बीच संपूर्ण विश्व प्रथम विश्व युद्ध की विभीषिका में झुलस रहा था। तो ऐसी स्थिति में 1915 में लिखी गई ये कहानी जाहिर सी बात है कि प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित कहानी है, क्योंकि कोई भी सजग साहित्यकार अपने परिवेश में घट रही इतनी बड़ी घटना जिसके कारण संपूर्ण विश्व परेशान है, आतंकित है, तनावग्रस्त है, उसे नजरअंदाज करके साहित्य सृजन कर ही नहीं सकता, क्योंकि एक साहित्यकार की सबसे बड़ी जरूरत होती है
कि वो परिवेश को अपनी खुली आंखों से देखे और उससे वो बिंदु ग्रहण करे जो उसके साहित्य सृजन का आधार बने। और यही कारण है कि ये गुण चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, उसने कहा था, कहानी से हमारे सामने उजागर होता है कि आपने युद्ध की विभीषिका के बीच निश्चल और पवित्र प्रेम को अभिव्यक्त करने वाली एक कालजयी कहानी लिखी, उसने कहा था के नाम से। यानी उसने कहा था कि पृष्ठभूमि भले ही प्रथम विश्व युद्ध की है, लेकिन वो दोस्तों याद रखना है, युद्ध की कहानी बिल्कुल नहीं है। वो कहानी है निश्चल और पवित्र प्रेम की, वो कहानी है कर्तव्य निष्ठा की, वो कहानी है देश प्रेम की। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। इसके मूल जो भाव है वो है निश्चल पवित्र प्रेम, चाहे वो देश के लिए हो, चाहे वो कर्तव्य के लिए हो, चाहे वो अपनी प्रेमिका के लिए हो। इस कहानी के प्रमुख पात्र कौन से हैं? लहना सिंह, सूबेदारनी, वजीरा सिंह, हजारा सिंह, बोधा सिंह इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं। और लहना सिंह इस कहानी का नायक है, ये आपको ध्यान में रखना है। युद्ध और प्रेम के बीच प्रेम, कर्तव्य और देश प्रेम, देखिए 3 बातें हैं। प्रेम, कर्तव्य और देश प्रेम के त्रिकोण को निराले अंदाज में अभिव्यक्त करने वाली ये कहानी है। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर हम गहराई से सोचें तो प्रेम का मूल तो प्रेम है ही, कर्तव्य का मूल भी प्रेम है। क्योंकि हम कर्तव्य पालन तभी करते हैं जब हमारा जिसके प्रति कर्तव्य पालन करना है, हमें उसके प्रति प्रेम का भाव हो, समर्पण का भाव हो। दूसरी बात, देश प्रेम में भी प्रेम है। यानी ये तीनों बिंदु ऐसे बिंदु हैं जो एक बिंदु पर आकर आपस में मिलते हैं, और वो बिंदु है प्रेम का बिंदु। तो इस कहानी के विषय में कहा गया है कि युद्ध और प्रेम के बीच प्रेम, कर्तव्य, देश प्रेम के त्रिकोण को निराले अंदाज में अभिव्यक्त करने वाली ये कहानी है। निराला अंदाज क्यों कहा गया है? क्योंकि अभी हम देखेंगे, जब कहानी पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि इसका जो शिल्प है, इसका जो रचना विधान है, वो बिल्कुल अलग तरीके का है। बाद में भी ऐसी कहानियां नहीं लिखी गई, और पहले तो क्योंकि कहानी, हिंदी कहानी विकसित ही हो रही थी, तो ऐसी अद्भुत कहानी, ऐसे अद्भुत शिल्प में ढली हुई कहानी लिखना संभव ही नहीं था। तो इसलिए इसे एक निराले अंदाज में अभिव्यक्त कहानी कहा गया है, क्योंकि इस त्रिकोण के तीनों कोनों का आधार प्रेम है। आगे चलते हैं। शीर्षक उसने कहा था। अब दूसरी एक तो खास बात यह है कि इसका शिल्प, इसकी मूल संवेदना ये अद्भुत है। युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखे जाने के बावजूद ये एक निश्चल प्रेम की कहानी है, ये एक अनोखी बात है। लेकिन उसके अलावा एक और बात है कि ये जो उसने कहा था शीर्षक है, ये पाठकों की जिज्ञासा को बढ़ाने वाला है। जैसे ही उसने कहा था शीर्षक हम पढ़ते हैं तो हमारे मन में, यानी पाठकों के मन में बहुत सारे प्रश्न एक साथ उठते हैं। उसने, किसने, क्या कहा था, कब कहा था, क्यों कहा था, क्या हुआ होगा कहानी में उसने, उसके कहने के बाद, इस तरह के कई सारे प्रश्न उठते हैं। और जिस शीर्षक को पढ़ने मात्र से इस तरह की जिज्ञासाएं पाठकों के मन में उत्पन्न हो, तो निश्चित रूप से वो शीर्षक एक अद्भुत शीर्षक है। तो इसकी दूसरी बात, मुख्य बात यह है इस कहानी की कि इस उसने कहा था शीर्षक में पाठकों में कौतूहल उत्पन्न करने की अद्भुत क्षमता है। अगला बिंदु है, 12 वर्ष का बच्चा है लहना सिंह। प्रेम किसका है? निश्चल प्रेम किसका है? एक बालक का प्रेम है, एक बालिका के प्रति। तो 12 वर्ष का बच्चा लहना सिंह की मन स्थिति की सूक्ष्म अभिव्यक्ति है। यहां ये नहीं जैसे आजकल की कहानियों में, आजकल की फिल्मों में हम प्रेम का स्वरूप देखते हैं कि 2 मिनट में कहा आई लव यू और दूसरे मिनट में कहा आई क्विट यू और बात खत्म हो जाती है। ये वो प्रेम नहीं है। ये वो प्रेम है जिसमें अभिव्यक्ति की ही नहीं गई, केवल संकेतों से प्रेम को प्रस्तुत किया है कहानीकार ने। अगला बिंदु, 12 वर्ष के बच्चे की मनस्थिति के कुछ सूत्र अधबुने और खुड़े छोले छोड़कर यह कहानी 25 वर्ष बाद सीधी युद्ध के मैदान में खुलती है। यानी पहला, इसके क्योंकि 5 भाग हैं, तो पहला भाग जहां समाप्त होता है वहां पर इस निश्चल प्रेम का संकेत है। विस्तृत वर्णन बिल्कुल भी नहीं है, केवल संकेत है। और संकेत में ही बिना कुछ कहे वो बालक और वो बालिका ये समझ जाते हैं कि वे एक दूसरे के प्रति प्रेम के भाव से युक्त हैं। कहीं भी कोई संवाद इस तरह का नहीं होता कहानी में, और लेखक वहीं पर इस कहानी को छोड़ देते हैं और दूसरे भाग को शुरू करते हैं। और दूसरा भाग कहां ले आता है पाठक को? उस अमृतसर की गलियों से बाहर निकालकर प्रथम विश्व युद्ध की भूमि में ले आता है, जहां वो 12 वर्ष का बालक लहना सिंह बनकर एक युवक हो चुका है, और लहना सिंह बनकर के जमादार लहना सिंह के रूप में युद्ध के मोर्चे पर डटा हुआ है।
और वहीं अपने चरमोत्कर्ष को प्राप्त कर ये कहानी समाप्त होती है। यानी कहानी अमृतसर की गलियों से शुरू होती है और इसका समापन, इसका अंत होता है कहां? युद्ध के मैदान में। आगे चलते हैं। अब यहां से शुरू करते हैं हम कथा के सूत्र। आप बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब आप इसको कहानी के रूप में पढ़ेंगे दोस्तों, तो आपको थोड़ा सा इसको ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगी। इसलिए पहले ही अगर आप इसे अच्छी तरह से समझ लेंगे तो आपके लिए कहानी को पढ़ते समय उसका आनंद उठाना, उसे अपने हृदय में महसूस करना बहुत सहज और सरल हो जाएगा। तो सबसे पहले भाग में कहानीकार क्या कहते हैं, किस तरह से शुरू होती है ये कहानी? अमृतसर के बाजार का वर्णन कर रहे हैं लेखक। और अमृतसर के बाजार में एक 12 वर्ष का लड़का और एक 8 वर्ष की लड़की, देखिए ये कोई प्रेम की उम्र नहीं है, लेकिन आकर्षण किसी भी उम्र का मोहताज नहीं होता, ये संकेत किया है इस प्रसंग के द्वारा चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। तो वे कहते हैं कि अमृतसर के बाजार में एक 12 वर्ष का लड़का और 8 वर्ष की लड़की की चौक की एक दुकान पर मुलाकात होती है। उनके बालों और ढीले पजामों से उनके सिख होने का संकेत मिलता है, यानी ये स्पष्ट जाहिर है उनकी वेशभूषा से कि वे दोनों ही सिख हैं। लड़का मामा के केश धोने के लिए, यानी बाल धोने के लिए, क्योंकि सरदार जो सिख होते हैं वो बहुत लंबे बाल होते हैं पुरुषों के भी, तो उनके धोने के लिए दही लेने आया है। और लड़की रसोई के लिए यानी खाना बनाने के लिए बड़ियां लेने आई है। लड़की अतर सिंह की, अब दोनों में आपस में बात होती है कि तू कहाँ रहता है, तू कहाँ रहती है। तो लड़की आपस के उस संवाद से हमें ज्ञात होता है कि लड़की अतर सिंह की बैठक में, स्थान का नाम है मगरे में, जैसे कॉलोनीज के नाम होते हैं उसी तरह से मगरा भी अमृतसर का कोई स्थान है। तो मगरे में अपने मामा के यहाँ रहती है। और लड़का, एक और स्थान है माझे में, गुरु बाजार में अपने मामा के यहाँ रहता है। यानी लड़का भी मामा के यहाँ रहता है और लड़की भी मामा के यहाँ, दोनों ही अपने अपने घरों से अपने मामा के यहाँ यानी अपने ननिहाल में घूमने आए हुए हैं। अगला बिंदु देखिए, लड़का लड़की से पूछता है तेरी कुड़माई हो गई। ये बहुत महत्वपूर्ण संवाद है, इस पर प्रश्न पूछा जा सकता है। कुड़माई का मतलब होता है सगाई। तो वो लड़का लड़की से पूछता है कि तेरी कुड़माई हो गई, और लड़की सवाल के जवाब में धत कहकर दौड़ जाती है, यानी दौड़कर चली जाती है। और ये सिलसिला कई दिन तक लगातार चलता है। जब भी दुकान पर वो लड़की मिलती है और वो लड़का मिलता है तो वो लड़का उससे एक ही प्रश्न करता है कि तेरी कुड़माई हो गई, और लड़की हर बार धत कहकर शर्मा करके दौड़कर चली जाती है। बात यहीं खत्म नहीं होती। अगले दिन, एक दिन, 2-3 दिन इस तरह का प्रसंग घटने के बाद एक दिन जब लड़का पूछता है तेरी कुड़माई हो गई, तो पूछने पर लड़की जवाब देती है कि हाँ हो गई। और ये बिंदु है वो जो लड़के को अंदर से तोड़कर रख देता है। और उसके बाद जो मानसिकता चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अभिव्यक्त की है हाँ हो गई सुनने के बाद, कि लड़के की मानसिकता, उससे साफ जाहिर है कि उसके मन में एक प्रेम का अंकुर उस लड़की के लिए विकसित हो चुका था, जन्म ले चुका था। लड़का यह सुनकर चिढ़ जाता है, चिढ़न को अभिव्यक्त नहीं करता, लड़की से कुछ नहीं कहता, और वो दिखाती है। वो कहता है अच्छा हो गई कब? तो वो कहती है कल। और अपना कढ़ाई किया हुआ सुंदर सा दुपट्टा जो उसने उस वक्त ओढ़ रखा है वो दिखाती है, और प्रमाण उसके द्वारा प्रस्तुत करती है। प्रमाण के तौर पर अपना कढ़ा हुआ सालू यानी दुपट्टा दिखाती है। लड़का ये सुनकर चिढ़ जाता है, लेकिन लड़की के सामने अपनी उस चिढ़न को, अपनी उस खीज को अभिव्यक्त नहीं करता। और इसी खीज में वो अपने घर की तरफ, जो भी सामान लेने आया है, घर की तरफ लौटता है। तो खीज में एक लड़की को नाली में धकेल देता है। अब गुस्सा अपना कहीं तो निकाले, कहीं तो अपनी खीज अभिव्यक्त करे। तो वो एक लड़की को नाली में धकेलता है। एक छाबड़ी वाला जा रहा है, उससे टकरा जाता है और उसकी दिन भर की कमाई को खत्म कर देता है, खो देता है, सारे उसके पैसे गिर जाते हैं। एक कुत्ते को पत्थर मारता है, एक गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल देता है, और सामने से आती हुई एक वैष्णवी जो स्नान करके आई है और मंदिर जा रही है, उससे टकराकर अंधे की उपाधि प्राप्त करता है। यानी जैसे ही वो वैष्णवी से टकराता है तो वैष्णवी उससे कहती है गुस्से में, अंधा है क्या? तो इस प्रकार के प्रसंग होते हैं, और ये सारे के सारे प्रसंग इस बात की ओर संकेत करते हैं कि उसे उस लड़की का ये जवाब कि हाँ हो गई ये पसंद नहीं आया, और इस जवाब ने उसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तोड़ दिया है। इस बात को केवल संकेतों के माध्यम से चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अभिव्यक्त किया है, और यही इस कहानी की विशिष्टता है, इसका अनोखापन है। आगे चलते हैं।
अब दूसरा भाग शुरू होता है। ये बात यहीं खत्म हो गई, लड़का लड़की मिले और उसके बाद फिर कभी नहीं मिले, और बात आगे शुरू होती है युद्ध के मैदान से। इस प्रसंग को यहीं छोड़कर, कौन सा प्रसंग? जिसमें लड़का लड़की की मुलाकात हुई और कुड़माई के विषय में चर्चा हुई। इस प्रसंग को यहीं छोड़कर कहानीकार दूसरे भाग में एक लंबी दूरी तय करते हुए पाठकों को प्रथम विश्व युद्ध के मैदान में ले जाते हैं, जहां भारतीय जवानों के बीच वह बालक जमादार लहना सिंह किस पद पर है सेना में? जमादार लहना सिंह के पद पर है, जमादार के पद पर है, उसके रूप में जर्मनी के विरुद्ध मोर्चे पर डटा है। आपको दो बिंदु याद रखने हैं, एक तो प्रथम विश्व युद्ध की बात है, दूसरी बात उसका पद है जमादार का पद, और तीसरी बात युद्ध किसके विरुद्ध है प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सेना का? अंग्रेजों के नियंत्रण में है, क्योंकि वो भारत हमारा आज का स्वतंत्र भारत नहीं था, बल्कि पराधीन भारत था। तो अंग्रेजों के नियंत्रण में, अंग्रेजों के आदेश पर जर्मनी के खिलाफ मोर्चे पर डटा है जमादार लहना सिंह। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। लहना सिंह के साथ यहां मोर्चे पर और कौन कौन है? सूबेदार हजारा सिंह है, सूबेदार हजारा सिंह का बेटा है बोधा सिंह, वो भी है, एक उद्यमी नाम का व्यक्ति है, एक महासिंह है, और एक वजीरा सिंह भी है। ये प्रमुख पात्र हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रसंग में यहां आए हैं इस कहानी में, जिनकी चर्चा हुई है। वे सब 4 दिन से बिना सोए लड़ रहे हैं। जितने भी लोग हैं जो मोर्चे पर डटे हैं, वे 4 दिन से सोए नहीं हैं और दिन और रात सिर्फ और सिर्फ युद्ध कर रहे हैं, रिलीफ के आने का इंतजार कर रहे हैं कि कोई एक सेना आए। रिलीफ की सेना कौन सी होती है? जो युद्ध कर रही सेना को आराम देने का काम करेगी और उसके स्थान पर स्वयं युद्ध करेगी। तो उस रिलीफ के आने का इंतजार कर रहे हैं ताकि उन्हें 7 दिन की छुट्टी मिल सके और वे आराम कर सकें, अपनी नींद पूरी कर सकें, अपने आप को फिर से युद्ध करने के लायक बना सकें। आगे चलते हैं। अब स्थिति क्या है उस युद्ध भूमि की? देखिए, खंदक, जगह जगह खाइयां खोद रखी हैं और उन खाइयों में छिपे हुए हैं जितने भी सैनिक हैं वे। और जिस खंदक में जमादार लहना सिंह अपने साथियों के साथ छिपा हुआ है, उसकी स्थिति है क्योंकि जर्मनी के विरुद्ध युद्ध हो रहा है तो बहुत ज्यादा ठंड है, सूर्य निकलता नहीं है, कड़ाके की सर्दी है। और कैसी सर्दी है? जो हड्डियों को कपा देते हैं। और खाई में, इसके साथ सर्दी तो है ही, इसके साथ जिस खाई में वे लोग छिपे हुए हैं, जहां से वे युद्ध कर रहे हैं, उस खाई में दोनों तरफ से ठंडा पानी आ रहा है किसी नदी का। तो पानी के अंदर भीगते हुए वे लोग युद्ध कर रहे हैं। यानी इतनी विषम परिस्थितियों में भारत के सैनिक एक देश से युद्ध करने में लगे हुए हैं। सूबेदार हजारा सिंह उद्यमी को सिगड़ी में कोयले डालने का किसको क्या आदेश देते हैं हजारा सिंह, इस बात को ध्यान में रखना है क्योंकि इस पर भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो सूबेदार हजारा सिंह उद्यमी नाम का जो व्यक्ति है उससे कहते हैं क्योंकि ठंड बहुत है, ठंड लग रही है और पानी में भीगे हुए हैं सैनिक, तो सिगड़ी में कोयले डालो। वजीरा सिंह को कहता है कि 4 आदमियों के साथ मिलकर बाल्टियों से खाई में जो पानी भर गया है उसे बाहर निकालो ताकि युद्ध करने में आसानी हो और बीमार पड़ने की संभावना न रहे। महासिंह को कहता है कि खाई के दरवाजे पर अब पहरा बदल दो। तो इस प्रकार के आदेश सूबेदार हजारा सिंह के द्वारा उद्यमी को, वजीरा सिंह को और महासिंह को दिए जाते हैं। किसको क्या आदेश दिया जाता है ये आप कंठस्थ कर लेंगे। वजीरा सिंह बोधा सिंह के स्वास्थ्य के विषय में पूछता है और इसी प्रसंग में जो वजीरा सिंह है वो बोधा सिंह यानी हजारा सिंह का जो पुत्र है वो बीमार हो गया है इन विषम स्थितियों में, तो उनके स्वास्थ्य के विषय में पूछता है। और इसी प्रसंग में कहानीकार संकेत करते हैं कि लहना सिंह किस प्रकार बोधा सिंह का ध्यान रख रहे हैं, स्वयं को संकट में डालकर, स्वयं को के त्याग करते हुए, अपने खुद की सुख सुविधाओं का त्याग करते हुए वे केवल और केवल इस कार्य में जुटे हैं कि बोधा सिंह किसी भी तरह से स्वस्थ हो जाए, उसकी बीमारी ठीक हो जाए, उसकी जो अस्वस्थता है वो सही हो जाए। तो इसकी भी सांकेतिक अभिव्यक्ति यहां पर की गई है। अब क्यों बोधा सिंह की इतनी देखभाल कर रहे हैं लहना सिंह, ये आगे हम चर्चा करेंगे। अभी से अगर मैं आपको बता दूंगी तो आपकी जो कहानी की जिज्ञासा है वो समाप्त होगी। आगे चलते हैं। तीसरा भाग आता है। तीसरे भाग में का प्रारंभ होता है अस्वस्थ बोधा सिंह के 3 खाली टिनों पर दोनों कंबल बिछाकर और लहना सिंह के दोनों कंबल ओढ़कर सोने और लहना सिंह के पहरे पर खड़े होने का वर्णन होता है। अब होता क्या है कि बोधा सिंह का स्वास्थ्य क्योंकि ठीक नहीं हो रहा है और सैनिकों के लिए बड़े बड़े पीपों में, बड़े बड़े टिन के बक्सों में बिस्किट के पैकेट भेजे जाते हैं। तो वो बिस्किट के पैकेट जो खाली हो गए हैं टिन,
उन 3 टिन को मिलाकर के एक बिस्तर जैसा, क्योंकि खाई में तो पानी है, अगर गीले में बोधा सिंह सोएगा तो उसका स्वास्थ्य और अधिक खराब होगा, तो ऐसी स्थिति में 3 खाली टिन जोड़ दिए जाते हैं, आपस में एक पलंग बना लिया जाता है, और उसके बाद उस पर 2 कंबल, जो बोधा सिंह को, हर सैनिक को 2 कंबल मिले हैं, तो 2 कंबल उस पर बिछा दिए जाते हैं, और लहना सिंह को जो 2 कंबल मिले हैं वो उसे उड़ा दिया जाता है, बोधा सिंह को, और उसके बाद लहना सिंह पहरा दे रहा है और बोधा सिंह आराम कर रहा है। इस तरह की घटना का, इस तरह के परिदृश्य का चित्रण यहाँ तीसरे भाग में शुरुआत में किया गया है। अगला बिंदु देखिए, लहना सिंह बोधा सिंह के कराहने और पानी मांगने पर पानी पिलाता है उसे, और ठंड दूर करने के लिए उसे यह कहकर अपनी जर्सी पहनने के लिए देता है कि उसके पास दूसरी गर्म जर्सी है। अब इतना सब ओढ़ने के बाद भी जिसकी तबीयत खराब है उसे ठंड वैसे भी ज्यादा ही लगती है, तो उस स्थिति में बोधा सिंह को बहुत ठंड लग रही है, तो लहना सिंह अपनी खुद की जर्सी उतार देता है। बोधा सिंह उससे मना करता है कि नहीं, फिर तुम्हें ठंड लगेगी, तो वो उसे झूठा आश्वासन देता है कि उसके पास दूसरी गर्म जर्सी है, क्योंकि विलायती मेमो ने सैनिकों के लिए जर्सियां बना बनाकर बहुत सारी भेजी हैं, जबकि वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है। वो स्वयं खाली कोट पहनकर मोर्चे पर डटा रहता है और अपनी जर्सी उतार कर बोधा सिंह को दे देता है। आगे चलते हैं। इसी बीच एक नकली लपटन साहब आते हैं। यहां से कहानी एक अलग मोड़ लेती है। लपटन साहब जैसे लेफ्टिनेंट वगैरह होते हैं, उसी लेफ्टिनेंट शब्द का मेरा अनुमान है कि ये बिगड़ा हुआ अपभ्रंश शब्द है लपटन। तो एक नकली लपटन साहब आते हैं, यानी जो असली लपटन साहब हैं उनकी या तो मृत्यु हो गई है, उसका स्पष्ट संकेत कहानी में कहानीकार ने नहीं दिया है, या तो उनकी मृत्यु हो गई है या उन्हें कैद कर लिया गया है। तो उनके कपड़े पहनकर एक जर्मन साहब आते हैं और सूबेदार हजारा सिंह को खंदक में 10 आदमी छोड़कर बाकी सबको साथ लेकर मील भर की दूरी पर पूरब के कोने पर स्थित एक जर्मन खाई पर धावा बोलने का आदेश देते हैं। अब ये क्या नीति है नकली लपटन साहब की, क्योंकि वे खुद जर्मन हैं, तो वे चाहते हैं कि यहाँ जितने भी सैनिक हैं उनमें से बहुत कम सैनिक बचे, और सारे सैनिकों को वो इस बहाने से रवाना कर देते हैं, यानी खंदक की पर सैनिकों की स्थिति कमजोर होने पर उस खंदक को आसानी से जीता जा सकेगा, इसकी तैयारी कर लेते हैं नकली लपटन साहब। और उसके बाद वे बताते हैं कि जिस जर्मन खाई पर धावा बोलना है वहां पर 50 से अधिक सैनिक, जर्मन सैनिक नहीं है, इसलिए जल्दी जाओ और वहां पर धावा बोलो और उनको हराकर वापस लौटो। आगे चलते हैं। हजारा सिंह के नेतृत्व में जितने भी सैनिक उस खंदक में हैं उनको भेज दिया जाता है धावा बोलने के लिए जर्मन खंदक पर, जो नकली लपटन साहब के द्वारा जो आदेश दिया गया है उस आदेश का पालन करने के लिए। और उसके बाद उनके जाते ही लपटन साहब लहना सिंह की ओर, सिगरेट पी रहे हैं लपटन साहब, तो लहना सिंह की ओर सिगरेट बढ़ाते हैं। और जो पुराने, जो वास्तविक लपटन साहब थे, वे ये अच्छी तरह से जानते थे कि सिख सिगरेट और शराब को हाथ नहीं लगाते। यही कारण है कि वो लहना सिंह को कभी भी सिगरेट पीने के लिए नहीं कहा करते थे। लेकिन ये नकली लपटन साहब इस स्थिति से वाकिफ ही नहीं है और वे खुद सिगरेट पी रहे हैं, तो वे लहना सिंह की ओर सिगरेट बढ़ाते हैं। लहना सिंह पल भर में सारा माजरा समझ जाता है, उसे शक हो जाता है कि ये उनके वास्तविक लपटन साहब नहीं है, ये कोई नकली व्यक्ति उनका वेश धारण करके आ गया है। वो सारी स्थिति उसकी समझ में आ जाती है। वो अपने संदेह की पुष्टि के लिए जो सिगड़ी जलाई हुई है, उस सिगड़ी के प्रकाश में लपटन साहब का चेहरा देखता है और उसे समझ में आ जाता है कि ये कोई दूसरा ही व्यक्ति है, कोई जर्मन नकली लपटन बनकर के आ गया है। वह नीलगाय के फिर एक बातें करता है कि आपको वो शिकार याद है जब हमने नील गायों का शिकार किया था और आपने कहा था कि नील गाय के इन बड़े बड़े सींगों का ये जो सिर है इसको मैं अपने घर पर लगाऊंगा और मैं भेजूंगा इसे वहां पर। तो उस चर्चा में वो पूछता है कि क्या आपने उस नील गाय के सिर को अपने घर भेज दिया था, तो वे कहते हैं कि हाँ भेज दिया था। उस तरह की चर्चा होती है और उस प्रसंग में ये बात जाहिर हो जाती है कि जो नकली लपटन साहब हैं वो इस बारे में कुछ जानते ही नहीं, क्योंकि वो जो भी जवाब देते हैं वो जवाब मेल ही नहीं खाता था लहना सिंह की घटना से। आगे चलते हैं। चौथा भाग शुरू होता है। चौथे भाग में लहना सिंह खंदक में जाकर, अब जब उसे पूरा विश्वास हो गया, उसने पुष्टि कर ली, देख लिया, अच्छी तरह से परख लिया, जांच लिया कि ये लपटन साहब वो लपटन साहब नहीं है जिनके आदेश का पालन इतने समय से वे लोग करते आ रहे हैं, बल्कि ये एक जर्मन है जो नकली लपटन साहब बनकर आया है। तो वह जाता है खंदक में जाकर सभी को खतरे के प्रति सचेत करता है और सबसे पहले वजीरा सिंह को
हजारा सिंह के पीछे भेजता है कि उनके कदमों के निशानों को देखते हुए तुम जल्दी से उनके पीछे जाओ, क्योंकि अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ है और संभव है कि वो पास ही होंगे, तो उन्हें वापस लेकर के आओ ताकि हमारी स्थिति इस खंदक पर अच्छी और मजबूत बनी रहे और हम शत्रु का सामना कर सकें। और स्वयं नकली लप्टन साहब की खबर लेने के लिए आगे बढ़ता है कि इन्हें तो अब मौत के घाट उतारना ही होगा। वह लप्टन साहब को देखता है, जैसे ही वो उनकी तरफ बढ़ता है, खंदक में से बाहर आता है, तो वो देखता है कि जो नकली लप्टन साहब हैं वो 3 बेर के बराबर के गोले जेब से निकालते हैं और खंदक की दीवारों में जगह जगह लगा रहे हैं और उनको आपस में तारों से जोड़कर जैसे ही वो माचिस से उनमें आग लगाने वाले हैं, यानी खंदक को उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं जब नकली लप्टन साहब, तभी वो वहां पहुंचता है और बिजली की गति से उल्टी बंदूक से साहब की कोहनी पर वार करता है, कुंदे से गर्दन पर वार करता है और 3 गोले बीन कर जो उन्होंने लगाए थे दीवार में, उन्हें खंदक के बाहर फेंक देता है। और वो साहब इतने वार होने के बाद मूर्छित हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं और उनकी सारी जेबों की तलाशी लेता है और उसे उसमें 3-4 लिफाफे मिलते हैं, एक डायरी मिलती है और उन सब सामानों को वो एक महत्वपूर्ण स्रोत समझकर, जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत समझ करके अपनी जेब में रख लेता है। थोड़ी देर बाद जब बेहोशी उतरती है लप्टन साहब की, यानी मूर्छा हटती है, तो वे जेब में हाथ डालते हैं और लहना की जांघ पर गोली चला देते हैं। लहना 2 फायरों से साहब को मौत की नींद सुला देता है, यानी जैसे ही जांघ पर गोली लगती है लहना सिंह के, वो तुरंत लप्टन साहब पर 2 बार फायर करता है और साहब की मृत्यु हो जाती है। इसी बीच 70 जर्मन, जो योजना थी लप्टन साहब की वो अब सामने आती है। 70 जर्मनों की एक टुकड़ी खाई पर धावा बोल देती है, क्योंकि अब उन्हें ये पता चल गया है कि यहां पर सैनिकों की स्थिति कमजोर है। लहना अपने 8 जवानों के साथ, क्योंकि 10 जवान रहे थे उसमें से बोधा बीमार था और वजीरा सिंह को उसने भेज दिया था, तो बाकी बचे 8 जवान, तो 8 जवानों के साथ 70 जर्मनों से लड़ता है और उनके 2 बड़े बड़े धावों को सफलतापूर्वक रोक लेता है। आगे चलते हैं। इसी समय सूबेदार हजारा सिंह, जिनको लेने के लिए, लौटाकर वापस लाने के लिए कौन गया था? वजीरा सिंह गया था। वह वापस आ जाते हैं और जर्मन सैनिकों को खदेड़ देते हैं। अब स्थिति क्या होती है कि नीचे की तरफ तो है वो 8 सैनिक जिनका नेतृत्व लहना सिंह कर रहा था, बीच में है जर्मन सैनिक और पीछे से आ जाता है हजारा सिंह, यानी जर्मन सैनिक 2 भारतीय सैनिक टुकड़ियों के बीच में पिस जाते हैं और उनके लिए संभलना मुश्किल हो जाता है। इस संघर्ष में लहना सिंह की पसली में गोली लगती है और वह घाव को खंदक की जो गीली मिट्टी है उससे भरकर उस पर अपना साफा कसकर कमरबंद की तरह लपेट लेता है और किसी को कानों कान ये खबर नहीं होने देता कि उसकी कमर में बहुत गहरा घाव हुआ है। लहना सिंह इस भारी घाव की किसी को खबर नहीं होने देता। 3 मील दूर स्थित खाई वाले लड़ाई के धमाके सुनते हैं। इस खाई से 3 मील दूर पर दूसरी भारतीय सैनिकों की खाई है, वहां पर तक इसके धमाके, इस युद्ध के धमाके जाते हैं, तो उन्हें आशंका होती है कि जरूर कोई ना कोई विपत्ति उस खाई पर आई है, तो वे चिकित्सा सहायता के लिए आगे सूचना भेज देते हैं। परिणाम ये होता है कि जल्दी ही 2 डॉक्टर और 2 बीमारों को ढोने वाली गाड़ियां यानी एम्बुलेंस वहां पर पहुंच जाती हैं। चौथे ही भाग में आगे देखिए, सूबेदार लहना को छोड़कर नहीं जाना चाहते। अब सूबेदार, क्योंकि सब घायल हो चुके हैं तो घायलों को गाड़ी में जाना जरूरी है, तो सूबेदार कह रहे हैं कि लहना सिंह तुम भी हमारे साथ चलो, क्योंकि तुम्हारे भी जांघ में गोली लगी है। लेकिन किसी को यह पता नहीं है कि उसकी कमर में भी गहरा घाव है। जांघ का घाव इतना गहरा नहीं है जितना कि कमर का। तो लहना को छोड़कर जाना नहीं चाहते, पर लहना उन्हें बोधा और सूबेदारनी की कसम दे करके भेजता है, क्योंकि जो बोधा सिंह है वो सूबेदार हजारा सिंह का बेटा है। इस बात को आप ध्यान में रख लेंगे। वजीरा सिंह और लहना सिंह दोनों खंदक पर रुक जाते हैं। शेष जो घायल लोग हैं वो सब गाड़ी में बैठकर इलाज के लिए चले जाते हैं। गाड़ी में सभी घायलों के साथ सूबेदार को जब विदा कर रहा है लहना सिंह, ध्यान देंगे इस बिंदु पर, सूबेदार को विदा करते समय लहना सिंह सूबेदार से कहता है कि वे सूबेदारनी को चिट्ठी लिखें तो उसको उसका मत्था टेकना जरूर कहें, यानी उसकी तरफ से प्रणाम जरूर लिखें, और जब घर जाएं तो ये अवश्य कहें कि मुझसे उन्होंने जो कहा था वह मैंने कर दिया। यानी ये उसने कहा था कौन है? वो सूबेदार की पत्नी है। और ये सूबेदार की पत्नी कौन है? वही 8 वर्ष की बालिका है जो 25 साल पहले लहना सिंह से मिली थी अमृतसर के बाजार में। अब कैसे वो पहचानता है कि ये सूबेदार की पत्नी है, वो प्रसंग आगे आएगा, हम पढ़ेंगे। लेकिन मैं
आपको और ज्यादा उत्सुकता में नहीं रखना चाहती थी, इसलिए मैंने इसी बिंदु पर आपको बता दिया। यानी ये जो वाक्य है दोस्तों, ये आपको बहुत ध्यान में रखना है कि मुझसे उन्होंने जो कहा था वह मैंने कर दिया। ये कथन किसका है? ये कथन है लहना सिंह का, जो उसने सूबेदार हजारा सिंह से कहा। गाड़ी के विदा होते ही लहना वजीरा सिंह को पानी पिलाने के लिए कहता है और कमरबंद खोलने के लिए कहता है, क्योंकि स्वयं लेट जाता है, क्योंकि उसका काफी रक्त बह चुका है और वो बहुत ही घायल स्थिति में है। अब पांचवा भाग शुरू होता है। बहुत ध्यान देंगे, पांचवें भाग में ही वो चरमोत्कर्ष है, वो बिंदु है, वो सारे राज हैं जो इन कहानी के बिखरे हुए धागों को जोड़ने का काम करेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, लहना गंभीर रूप से घायल है, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। काफी रक्त बह गया है, उसे अपनी मृत्यु निकट प्रतीत हो रही है। और ऐसे कहानीकार ने लिखा है इस प्रसंग में कि ऐसा लगता है कि मृत्यु के समय पिछली सारी घटनाएं तेजी से आंखों के सामने दौड़ने लगती हैं। तो क्योंकि लहना सिंह को यह एहसास है कि अब वो जीवित नहीं बचेगा, तो उसके सामने कौन कौन से दृश्य घूम रहे हैं, इसका जिक्र कहानीकार ने बहुत ही सुंदर शैली में किया है। उसे बचपन की वही घटना याद हो जाती है जब अमृतसर के बाजार में वह उस 8 वर्ष की लड़की से मिला था और उसने उससे कई दिन तक लगातार पूछा था, तेरी कुड़माई हो गई? और एक दिन उसने अपना कढ़ा हुआ सालू दिखाकर कहा था कि हाँ, हो गई। मूर्छा में उसका स्वप्न जारी रहता है, बेहोश हो गया है लहना सिंह, लेकिन वो सपना उसका लगातार चल रहा है। वह देखता है कि जब उसे लाम पर यानी मोर्चे पर जाने के लिए सूबेदार हजारा सिंह की चिट्ठी मिली थी। अब ये प्रसंग बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है, क्योंकि इस प्रसंग के बाद ये जो प्रसंग है ये इस कहानी की महत्वपूर्ण कड़ी है दोस्तों, इसे आप भूलेंगे नहीं। मूर्छा में उसका स्वप्न जारी रहता है। वह देखता है कि जब उसे लाम पर यानी मोर्चे पर जाने के लिए सूबेदार हजारा सिंह की चिट्ठी मिली थी, वह उनके घर होते हुए उन्हीं के साथ लाम पर आया था। अब आगे क्या होता है? तब चलते समय जब वो घर से विदा हो रहे थे, सूबेदार हजारा सिंह, उनका पुत्र बोधा सिंह और लहना सिंह, तब उससे कहा था किसने? सूबेदार ने, कि सूबेदारनी उसे बुलाती है और कहती है कि वह उसे पहचानती है। यानी हजारा सिंह से उसकी पत्नी ने यह कहा कि उस व्यक्ति को मेरे पास भेजो, मैं उससे मिलना चाहती हूं, क्योंकि मैं उसे पहले से जानती हूं। लहना सिंह ने उसे नहीं पहचाना क्योंकि उसे देखा ही नहीं था। तब सूबेदारनी ने उससे जब उसने पूछा कि आपने मुझे पहचाना, तो उसने कहा कि नहीं। तब उसने एक वाक्य बोला, तेरी कुड़माई हो गई। और जैसे ही ये वाक्य सुना, लहना सिंह की स्मृति में वो सारी पुरानी घटनाएं ताजा हो गई और वो समझ गया कि हजारा सिंह की पत्नी यानी सूबेदारनी और कोई नहीं बल्कि वही 8 वर्ष की बालिका है जिससे उसकी मुलाकात 25 साल पहले अमृतसर के बाजार में एक दुकान के बाहर हुई थी। घटना की याद दिलाई और आंचल पसार कर कहा। अब ये वो है तथ्य कि क्या कहा था सूबेदारनी ने। उसने कहा था, कहानी का जो शीर्षक है उसका आधार है ये पंक्तियां। घटना की याद दिलाई और आंचल पसार कर कहा, जैसे तूने मुझे अपनी जान की बाजी लगाकर एक दिन तांगे के नीचे आने से बचाया था, वैसे ही सूबेदार जी और मेरे बेटे की भी रक्षा करना। और वह रोती हुई अंदर चली जाती है। यहीं पर कहानी समाप्त होती है। आगे चलते हैं। लहना सिंह ने वजीरा सिंह की गोदी, अब स्वप्न उसका खत्म हो गया, अब वास्तविक स्थिति में आ गया है। लहना सिंह ने वजीरा सिंह की गोदी को कीरत सिंह की गोदी मानकर जाड़े में आम के फलने और दोनों चाचा भतीजा के यहीं बैठकर आम खाने की बात कहते कहते प्राण त्याग दिए। ये प्रसंग भी मैं आपको बता देती हूँ कि जब कभी भी मोर्चे के दौरान मृत्यु पर बात होती थी तो लहना सिंह कहता था कि वो युद्ध भूमि में नहीं मरेगा, वो अपने घर पर मरेगा, जहां उसका सिर किसकी गोद में होगा? अपने भाई कीरत सिंह की गोद में होगा। और वो कहां लेटा होगा? उस आम के पेड़ के नीचे लेटा होगा जो उसने अपने घर के आंगन में लगाया था, और उस पर जब उसकी मृत्यु होगी तो उस पर आम लदे होंगे और वो दोनों चाचा भतीजा वहीं बैठकर आम खाते खाते अपना जीवन बिताएंगे। इस तरह का स्वप्न अपनी मृत्यु के विषय में लहना सिंह ने देखा था, जिसकी समय समय पर चर्चा वो अपने साथियों से करता था। तो जब वो मृत्यु के निकट है तब उसे ऐसा एहसास होता है कि उसका सिर वजीरा सिंह की गोद में नहीं है बल्कि अपने भाई कीरत सिंह की गोद में है, और वो युद्ध की भूमि में नहीं बल्कि आम के उसी वृक्ष के नीचे लेटा है जहां लेटने की कल्पना उसने अपने मन में कर रखी थी। और दोनों बैठकर अपने आम खाने की चर्चा करते हैं। यानी ऐसा लगता है जैसे लहना सिंह अपने भतीजे से बात कर रहा है और बात करते करते वह प्राण त्याग देता है। और उसने जो कुछ भी कहा था
उसे अपनी जान की बाजी लगाकर पूरा किया। यानी सूबेदारनी ने उससे जो कुछ भी कहा था उसे लहना सिंह ने अपनी जान की बाजी लगाकर पूरा किया। यानी अपने उस बचपन के निश्चल प्रेम की जान देकर भी रक्षा की जमादार लहना सिंह ने। आगे चलते हैं। अब कुछ एक महत्वपूर्ण संवाद हैं जिनको हमें ध्यान देना चाहिए, जिन पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। न केवल प्रश्न पूछे जा सकते हैं बल्कि ये वो संवाद हैं जो कहानी को और गहराई से समझने में हमारी मदद करेंगे। तो पहला, एक दिन फिर लड़के ने वैसे ही हंसी में चढ़ाते हुए पूछा तो लड़की लड़के की संभावना के विरुद्ध बोली हाँ हो गई। लड़के ने पूछा कब? ये वो संवाद है जो इस कहानी का आधार है। कल। देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू। लड़की भाग गई। लड़के ने घर की राह ली। रास्ते में एक लड़की को मोरी में धकेल दिया। मोरी मतलब नाली। एक छाबड़ी वाले की दिन भर की कमाई खोई। एक कुत्ते पर पत्थर मारा और एक गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया। सामने नहाकर आती हुई वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई। तब कहीं वह घर पहुंचा। यानी ये सुनकर कि उसकी कुड़माई हो गई है और उसका रेशमी सालू देख करके वो अस्त व्यस्त हो गया, उसकी मन स्थिति बिगड़ गई और उसके कारण वो इस तरीके की गतिविधियां करता हुआ अपने घर पहुंचा। इस घटनाक्रम के द्वारा लेखक ने, कहानीकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने यह संकेत किया है, कितना ज़हीन, कितना शालीन संकेत है, प्रेम की अभिव्यक्ति का कितना अद्भुत तरीका है जिसके माध्यम से वे कहीं भी प्रेम शब्द को आने नहीं देते और फिर भी भावनाएं व्यक्त करते हैं, उससे भी कहीं अधिक प्रभावशाली ढंग से। तो इसी के द्वारा प्रेम की भावना, लड़के के मन में जो प्रेम का अंकुर फूटा था, उसकी अभिव्यक्ति की है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। अगला वाक्य है, मेरा डर मत करो, मैं तो बुलल की खड्ड के नीचे मरूंगा। देखो, ये वो बात है जो लास्ट में कहानी का जो अंत था उसमें जो उसने सोचा था कि मेरी मृत्यु इस तरीके से होगी, ये वो पंक्तियां हैं। वो कह रहा है, लहना सिंह किससे कह रहा है? वजीरा सिंह से कह रहा है, मेरा डर मत करो, मैं तो बुलल की खड्ड के नीचे मरूंगा। भाई कीरत सिंह की गोद पर मेरा सिर होगा और मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी। ये किससे कहा? लहना सिंह ने वजीरा सिंह से कहा। अगला संवाद देखिए, लपटन साहब के पट्टियों वाले बाल एक दिन में कहां गए? यानी नकली लपटन साहब को जब उसने पहचाना तब वो मन में सोच रहा है, उनकी जगह कैदियों के से कटे हुए बाल कहां से आ गए? ये कथन है लहना सिंह अपने मन में जब सोचता है उसके बारे में। एक खड़का हुआ कुत्ता आया था, मार दिया। यानी जब नकली लपटन को मौत के घाट उतार कर लहना सिंह खंदक में अपने साथियों को सचेत करने के लिए जाता है, तब जो बोधा सिंह है बीमार है, तो उसे वो पूरी स्थिति नहीं बताना चाहता, उसे किसी भी तरह का सदमा नहीं देना चाहता। इसलिए वो जब पूछता है कि क्या हुआ, गोली की आवाज कैसे आई, तो वो कहता है एक हड़का हुआ कुत्ता आया था, उसे मार दिया। यानी लहना सिंह ने ये संवाद किससे कहा? बोधा सिंह से कहा। सुनिए तो सूबेदारनी होरा को, जब वे लोग जा रहे हैं घायलों की गाड़ी में, सूबेदार हजारा सिंह और अन्य साथी, तब वो कहता है सुनिए तो सूबेदारनी होरा को। ये पंजाबी टोन की भाषा है जिसमें हम कहते हैं सूबेदारनी औरों को या सूबेदारनी वगैरह को, उसी तरह से वहां होरा शब्द इस्तेमाल किया जाता है। सुनिए तो सूबेदारनी होरा को चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना लिख देना, और जब घर जाओ तो कह देना मुझसे उन्होंने जो कहा था वह मैंने कर दिया, जो कहानी की कथा वस्तु का आधार है। आगे चलें। मैंने तेरे को, अब ये सूबेदारनी से जब उनकी मुलाकात हुई, जब लाम पर जाने के लिए वो सूबेदार के घर पहुंचा लहना सिंह, तब जब सूबेदारनी से मुलाकात हुई और उसने क्या कहा, ये पूरा का पूरा वो संवाद है जिससे आप समझ सकेंगे कि उसने क्या कहा था और क्यों कहा था। मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया। कौन कह रहा है? सूबेदारनी कह रही है। एक काम कहती हूं, यानी मैं एक काम तुझे कहना चाहती हूं, यानी एक जिम्मेदारी तुझे सौंपना चाहती हूं। मेरे तो भाग फूट गए। सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया है। किसको? हजारा सिंह को। लायलपुर में जमीन दी है और बहादुरी के खिताब के साथ साथ जमीन भी दी है लायलपुर में। आज नमक हलाली का मौका आया है, यानी आज उस सरकार के, अंग्रेज सरकार के उस ऋण को चुकाने का अवसर आया है, क्योंकि लाम पर यानी मोर्चे पर जाने का आदेश ऊपर से आया है। पर सरकार ने हम तीमियों की घघरिया पलटन क्यों ना बना दी। घघरिया पलटन, तीमियों की घघरिया पलटन का मतलब है स्त्रियों की एक सेना भी अगर सरकार बना देती तो मैं भी अपने पति और पुत्र के साथ सेना में चली जाती और मुझे फिर किसी की कोई फिक्र ना होती। लेकिन विवशता यह है कि स्त्रियों की कोई पलटन सरकार ने नहीं बनाई और मेरे पति और मेरा पुत्र दोनों मोर्चे पर जा रहे हैं और मैं यहाँ अकेली घर पर रुकी हूँ। तो वो कहते हैं जो मैं भी सूबेदार जी के साथ चली जाती। एक बेटा है, फौज में भर्ती हुए उसे 1 ही बरस हुआ, उसके पीछे 4 और हुए पर एक भी नहीं जिया।
यानी उसकी इकलौती संतान है बोधा सिंह। तुम्हें याद है एक दिन तांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था, तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। आप घोड़ों की लातों में चले गए थे, यानी खुद घायल हो गए थे लेकिन मेरी जिंदगी बचा दी थी और मुझे उठाकर दुकान के तख्त पर खड़ा कर दिया था। ऐसे ही इन दोनों को बचाना, ये वो कथन है। उसने क्या कहा था, ये वो कथन है जो उसने कहा था। ऐसे ही इन दोनों को बचाना, यह मेरी भिक्षा है, तुम्हारे आगे मैं आंचल पसारती हूँ। ये उसने कहा था, कहानी का मूल आधार है जिसके चारों ओर कहानीकार ने कथानक बुना है, कहानी बुनी है। आगे चलते हैं और आप ध्यान रखेंगे कि ये सूबेदारनी ने लहना सिंह से कहा है ये कथन। अब आती है बात महत्वपूर्ण प्रश्नों की। मैं उम्मीद करती हूं कि कहानी आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और ये प्रश्न सभी बाएं हाथ का खेल है आपके लिए। पहला प्रश्न, चंद्रधर शर्मा गुलेरी गुलेरी क्यों कहलाए? गुलेल खेलने के शौकीन होने के कारण, गुलेर गांव के मूल निवासी होने के कारण, घर में गूलर का वृक्ष होने के कारण, या इनमें से कोई भी नहीं? तो दूसरा बी विकल्प जो है वो सही है, क्योंकि हमने चर्चा की थी कि गुलेर गांव का मूल निवासी होने के कारण चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जो परिवार है वो गुलेरी कहलाया। आगे चलें। अगला प्रश्न, गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी? 2, 4, 3 और 6। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है क्योंकि हमारे पाठ्यक्रम में कहानी है गुलेरी जी की। तो ऐसी स्थिति में ये एक बहुत ही स्वाभाविक सा प्रश्न है, पूछ सकते हैं परीक्षा में कि उन्होंने कुल कितनी कहानियां लिखी। तो 3 कहानियां आपने लिखी, बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन और उसने कहा था। 3 कहानियां आपने लिखी, इस बात को ध्यान में रखना है। सी विकल्प इसका सही उत्तर है। तीसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध गुलेरी जी द्वारा लिखा गया नहीं है? दुखवा मैं कासे कहूं, कछुआ धर्म, मारे सी मोही कुठाऊं और पुरानी हिंदी। तो हम पढ़ चुके हैं दोस्तों, कछुआ धर्म उन्होंने लिखा, मारे सी मोही कुठाऊं उन्होंने लिखा, पुरानी हिंदी उन्होंने लिखा। तो स्पष्ट है कि ए विकल्प सही उत्तर है, क्योंकि ये निबंध गुलेरी जी ने नहीं लिखा। चौथा प्रश्न, गुलेरी जी ने निम्नलिखित में से किस मासिक पत्र का संपादन किया? हंस, सुधा, समालोचक या फिर तटस्थ? तो हमने पढ़ा था उन्होंने समालोचक पत्र का संपादन किया, तो सी विकल्प यहां सही उत्तर है। अगला प्रश्न, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? 1912, 1915, 1917 या फिर 1920? तो आपको याद होगा बी विकल्प सही है, 1915 में प्रकाशित हुई थी उसने कहा था कहानी। आगे चलते हैं। उसने कहा था कहानी की पृष्ठभूमि किस युद्ध से संबंधित है? चीन जापान युद्ध, फ्रांस रूस युद्ध, भारत पाकिस्तान युद्ध या प्रथम विश्व युद्ध? तो बहुत ही सरल उत्तर है, डी ऑप्शन सही है। प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि से संबंधित है उसने कहा था कहानी। 7वां प्रश्न, उसने कहा था कहानी की मूल संवेदना के विषय में सत्य कथन कौन सा है? पहला, युद्ध से समस्याएं सुलझ जाती हैं। दूसरा, देशभक्ति सबसे बड़ा जीवन मूल्य है। तीसरा, प्रेम, कर्तव्य और देश प्रेम की अद्भुत अभिव्यक्ति है। उपर्युक्त सभी। तो इसमें से देखिए, युद्ध से समस्याएं सुलझ जाती हैं, ये बात कहीं भी नहीं कही गई है इस कहानी में। देशभक्ति सबसे बड़ा जीवन मूल्य है, ये भी कहीं स्थापित नहीं किया गया है, क्योंकि उसने कहा था देशभक्ति की कहानी नहीं है, उसने कहा था प्रेम, कर्तव्य और देशभक्ति की कहानी है। तो ऐसी स्थिति में सी विकल्प बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। तेरी कुड़माई हो गई वाक्य में कुड़माई का अर्थ क्या है? सगाई, शादी, लड़ाई या पढ़ाई? तो ए विकल्प सही है, बताया था आपको किसका अर्थ होता है सगाई। 9वां प्रश्न, उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? वजीरा सिंह, बोधा सिंह, हजारा सिंह या फिर लहना सिंह? तो डी विकल्प बिल्कुल सही है, लहना सिंह पूरे कथानक के केंद्र में है, तो लहना सिंह ही इस कहानी का नायक है। 10वां प्रश्न, लहना सिंह ने नकली लपटन साहब को कब पहचाना? जब उनका चेहरा देखा, जब उन्होंने लहना सिंह की ओर सिगरेट बढ़ाई, जब माचिस उनके हाथ से गिरी, जब उन्होंने बातचीत की? तो आपको ध्यान होगा कि जब उन्होंने लहना सिंह की ओर सिगरेट बढ़ाई थी तब उसे शक हुआ था और उसके बाद उसने चेहरा, सिगड़ी की रोशनी में चेहरा देखकर पुष्टि की और बातचीत के द्वारा अपने उस संदेह को पुष्ट किया लहना सिंह ने। तो बी विकल्प बिल्कुल सही है। इसका उत्तर 11वां प्रश्न देखिए, नकली लपटन साहब ने खंदक की दीवार पर क्या बांधा? रस्सी, बल्ब, बेर जैसे गोले या उपर्युक्त सभी? तो सी विकल्प यहां भी बिल्कुल सही उत्तर है, क्योंकि बेर जैसे छोटे छोटे 3 गोले उन्होंने बांधे थे, घुसाए थे खंदक की दीवार में और उसके बाद उन्हें तारों से बांधकर जब माचिस लगाने जा रहे थे, यानी उस खंदक को उड़ाने की कोशिश कर रहे थे, उसी समय
लहना सिंह वहां पहुंचा और उन्होंने अपनी बंदूक के हत्थे से उनके कंधे पर, उनकी कोहनी पर वार किया था। आगे चलते हैं। कितने जर्मनों ने खंदक पर धावा बोला? 50, 70, 60 या फिर 80? तो 70 जर्मनों की टुकड़ी ने धावा बोला था खंदक पर, ये हम पढ़ चुके हैं। अगला प्रश्न, लहना सिंह सेना में किस रूप में जाना जाता था? 68 सिख राइफल्स सूबेदार लहना सिंह, 68 सिख राइफल्स जमादार लहना सिंह, 77 सिख राइफल्स सूबेदार लहना सिंह, 77 सिख राइफल्स जमादार लहना सिंह। तो इसमें डी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है, क्योंकि वो जाना जाता था 77 सिख राइफल्स का जमादार लहना सिंह के रूप में। तो दोस्तों, ये हुई हमारी आज की कहानी। उसने कहा था, उम्मीद करती हूं कि कहानी बिल्कुल आपके हृदय को छू गई होगी, आप इसमें डूब गए होंगे और आप समझ गए होंगे कि आखिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी की 3 कहानियों में से इस कहानी में ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये कहानी साहित्य जगत में इतनी लोकप्रिय हुई कि हम आज भी उसे पढ़ते चले आ रहे हैं। क्यों ये एक कालजयी कहानी है जो 1915 से 2015 बीतने के बाद भी उतनी प्रासंगिक, उतनी प्रभावशाली है कि हम उसे पढ़कर भाव विभोर हुए बिना नहीं रहते। तो दोस्तों, अगले सत्र की तैयारी में रहिए, इंतजार में रहिए और पढ़ाई करते रहिए।